हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम लोग इस क्लास में अनुसूची 10 की संपूर्ण जानकारी को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और समझते हैं कि यह अनुसूची 10 क्या है। चलिए, अनुसूची 10। अनुसूची 10 कहता है किसके बारे में? अनुसूची 10 कहता है दल बदल पर कानून। दल बदल पर कानून क्या है? दल बदल, इसी को हम लोग समझते हैं। अनुसूची 10 में बताया गया है दल बदल के बारे में। और यह दल बदल क्या है? दल बदल यह है कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए एक पार्टी ए है और एक पार्टी ए क्या है, बी है, तो ए पार्टी से जो सदस्य बी में जाते हैं, कुछ लोग बी से ए में आते हैं। इसका मतलब यह है कि सत्ता के लालच में जो व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, वही क्या है? दल बदल है। देखिए, दल बदल क्या है? जब कोई व्यक्ति एक पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है, कोई दूसरे पार्टी का व्यक्ति कोई तीसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उस समय क्या होता है? उस समय यह होता है कि जो सरकारें होती हैं अस्थिर हो जाती हैं। मतलब सरकारें सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती हैं, अस्थिर हो जाती हैं, और इससे कभी कभी सरकारें भी गिर जाती हैं। दल बदल मतलब समझ में आया कि एक पार्टी से किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, बी से किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करना, यही है आपका क्या? दल बदल है। मतलब यह सब कुछ जो सिस्टम होता है, यह सब कुछ सत्ता के लालच में होता है। मतलब क्या है? जैसे कह दिया जाए कि कोई एक पार्टी का एक व्यक्ति है, एक पार्टी का कोई एक व्यक्ति है, इसमें विधायक है, तो बी पार्टी वाले बोलेंगे एक काम करिए भाई, आप उसमें विधायक को आ जाओ, मेरे में मंत्री बन जाओ। बात समझ में आ रही? यही है आपका क्या? दल बदल। दल बदल क्या होता है? तो दल बदल वह है जो व्यक्ति एक पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है, फिर दूसरी से तीसरी में शामिल होता है, सत्ता के लालच के कारण। इसीलिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया और 1985 के तहत राजीव गांधी के समय में दल बदल कानून लाया गया। दल बदल से होता क्या है? दल बदलने से क्या होता है तो आप लोग बताएंगे। दल बदलने से सरकारें अस्थिर हो जाती हैं, सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती हैं, और क्या हो सकता है? इससे सरकारें भी गिर जाती हैं। यही क्या है आपका? दल बदल। तो अनुसूची 10 में दल बदल पर कानून बताया गया है। दल बदल का कानून है जो देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा के एक विधायक गया राम जी थे। हरियाणा के विधायक थे। इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने क्या किया? एक दिन में क्या किए? एक दिन में 3 से 4 पार्टी को क्या किए? ज्वाइन किए। तो एक दिन में इन्होंने क्या किया? 3 से 4 या 5 पार्टी को क्या किया? ज्वाइन किया। तो उसी समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे कौन? राजीव गांधी। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और संविधान में संशोधन कर दिया 52वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1985। और अनुसूची जोड़ दी गई कौन सी? अनुसूची शामिल कर दी गई 10, जिसके अंतर्गत क्या बना दिया गया? दल बदल कानून। क्या बना दिया गया? दल बदल कानून बना दिया गया। अच्छा, ये जो हरियाणा के गया राम जी थे, इन्होंने एक दिन में 3 से 4 पार्टी को क्या किया? ज्वाइन किया। इसलिए दल बदल का कानून आया। इसको व्यवहारिकता में हम लोग कह सकते हैं आया राम, गया राम। इसका एक तरीके से प्रिय नाम के रूप में देखें तो ये क्या है? आया राम एवं गया राम के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जो ये दल बदल है, इसे हम बोलते हैं दल परिवर्तन रोधी कानून। दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। चलिए आगे अब समझते हैं कि दल बदल जो है यह लगने की शर्त क्या है। किस किस पर दल बदल लगेगा और किस किस पर दल बदल नहीं लगेगा, इसको समझते हैं।
तो जो दल बदल है, दल बदल की शर्तें, दल बदल की शर्तें, दल बदल लगने की शर्तें। देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो दल बदल होता है, सबसे पहले यह जो सांसद होते हैं, निर्वाचित सांसद जो होते हैं, निर्वाचित सांसद एवं विधायकों पर लगता है, निर्वाचित सांसद एवं विधायकों पर लगता है। क्या बताएंगे? सबसे पहली बात आप ध्यान रखना है कि यह जो दल बदल है निर्वाचित सांसद एवं विधायक पर लगता है। तो देखिए कोई भी सदन होगा, उस सदन में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। सदन में 3 प्रकार के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सदन के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। एक तो सदन के सदस्य होते हैं, दूसरे होते हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, दूसरे जो होते हैं जो निर्दलीय सदस्य होते हैं या निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं। इसी तरीके से तीसरे आपके कौन से होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं। तीसरे आपके कौन से होते हैं? मनोनीत सदस्य होते हैं। बातें समझ में आई या नहीं आई मेरे भाई? बातें यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? तो जो दल बदल होता है यह निर्वाचित सांसद एवं विधायकों पर लगता है, और यह जो सदन है, सदन में 3 प्रकार के मेंबर होते हैं। एक तो उस जो सदन के सदस्य होते हैं, एक उस सदन में निर्दलीय सदस्य भी हो सकते हैं, और एक मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जिसका मनोनयन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए आगे, अब आइए समझते हैं कि दल बदल लगने की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। पहला समझते हैं, ये जो सदन के सदस्य हैं, सदन के सदस्य, देखिए सदन के सदस्य जैसे मान लीजिएगा किसी निर्देश, कोई मत, कोई वक्तव्य, आप ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा जिस पार्टी ने आपको क्या किया? सीट दिया। जिस पार्टी ने आपको क्या किया? टिकट दिया। जिस पार्टी ने आपके चुनाव के लिए पैसे खर्च किए, यदि उस पार्टी के दिशा निर्देश को आप नहीं मानेंगे, आप उस पार्टी के खिलाफ अपना मत प्रस्तुत करेंगे, उस पार्टी के खिलाफ आप अपने वक्तव्य पेश करेंगे, तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में आप दल बदल के दायरे में आते हैं और आप पर दल बदल कानून लग सकता है। बातें समझ में आई? क्या बताएं? पहली बात, जो पार्टी आपको टिकट दी, जिस पार्टी ने आपके चुनाव के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए, आप उसी पार्टी के खिलाफ दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं, उस पार्टी के खिलाफ आप मत दे रहे हैं और उसी पार्टी के खिलाफ आप अपने वक्तव्य पेश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दल बदल के दायरे में हैं, आप पर दल बदल लगना चाहिए। बातें समझ में आई? पहली बात। दूसरी बात, इसी सदन के सदस्य में यदि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से स्वैच्छिक त्याग, कोई भी व्यक्ति यदि पार्टी को, दल को स्वैच्छिक त्याग कर दे रहा है, तब पर भी दल बदल कानून लगता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? यदि कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक दल का त्याग करता है, तब पर भी क्या होता है? तब पर भी दल बदल लगता है। पहली बातें क्या समझ पाए आप लोग? इसी तरीके से हम दूसरी बात को समझते हैं, निर्दलीय सदस्य क्या होते हैं? निर्दलीय सदस्य वे सदस्य होते हैं जिसका कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता है, जिसका कोई राजनीतिक दल नहीं होता है, फिर भी वे चुनाव जीतकर मंत्री या विधायक बन सकते हैं। लेकिन निर्दलीय सदस्य यदि किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, ये भी दल बदल के दायरे में आते हैं, इन पर भी दल बदल लगता है या लग सकता है। बातें समझ में आई? इसी तरीके से जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य, मनोनीत कौन करता है? मनोनीत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो जो राष्ट्रपति करते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। यह किसी न किसी पार्टी के सहारे ही 12 सदस्य शामिल होते हैं या मनोनीत होते हैं। तो मनोनीत सदस्य यदि 6 माह के बाद किसी पार्टी को या किसी दल को ज्वाइन करता है, तब उस पर भी दल बदल लग सकता है या लगता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? मनोनीत सदस्य का मतलब यह है कि
मनोनीत सदस्य जो वे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। तो मनोनीत सदस्य यदि 6 माह के बाद किसी अन्य दल को ज्वाइन करता है तो जाकर के उस पर भी दल बदल लग सकता है या दल बदल के दायरे में आता है। लेकिन मनोनीत सदस्य यदि 6 माह के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तब उस पर दल बदल नहीं लगेगा। बातें समझ में आई। और 6 महीने के बाद यदि करता है तो उस पर दल बदल लगेगा। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। अच्छा, ये जो मनोनीत सदस्य हैं इनके 6 माह के बाद दल बदल लगता है। देखिए 6 महीने का जो समय होता है इसमें क्या होता है कि ऐसा मान लिया जाता है कि जिस पार्टी के द्वारा ही मनोनीत किए जा रहे हैं, जिस पार्टी के सहारे मनोनीत किए जा रहे हैं उस पार्टी के सदस्य हो चुके हैं, इसलिए 6 माह के बाद इन पर दल बदल लगता है। ओके, यह बात समझ में आई कि नहीं आई? दल बदल किस पर लगेगा, यह बातें समझ में आई अच्छे से कि नहीं समझ में आई? तो जो सदन के सदस्य हैं यदि उस पार्टी के निर्देश को नहीं मान रहे हैं, विपरीत में मतदान कर रहे हैं, विपरीत में अपने वक्तव्य दे रहे हैं तो इस पर दल बदल लगेगा। यदि पार्टी का कोई भी सदस्य स्वैच्छिक त्याग दे रहा है, पार्टी को अपनी इच्छा से त्याग दे रहा है, तब पर भी दल बदल लगेगा। निर्दलीय सदस्य का मतलब यह है जिसका किसी भी प्रकार का राजनीतिक दल नहीं है, चुनाव जीतने के पश्चात वह व्यक्ति मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, लेकिन यदि किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उस पर भी दल बदल लगेगा। इसी तरीके से जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य भी यदि 6 माह के बाद किसी दल को ज्वाइन करते हैं तो इन पर भी क्या लगेगा, दल बदल लगता है। बातें समझ में आई? चलिए अब यहाँ से समझते हैं कि दल बदल किस पर नहीं लगेगा। दल बदल किस पर नहीं लगता है, दल बदल किस पर नहीं लगता है। चलिए, दल बदल ना लगने की शर्तें। पहला तो जो हो जाएगा, एक किस पे नहीं लगेगा तो पहले हो जाएंगे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी पर दल बदल नहीं लगता है। मेरे भाई, पीठासीन अधिकारी का मतलब वह होता है जैसे लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति हो गए, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो गए, इसी तरीके से विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति हो गए। ये जो समस्त पीठासीन अधिकारी हैं ये दल बदल के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जो पीठासीन अधिकारी के पद हैं ये निष्पक्ष हैं, अपने आप में तटस्थ हैं। बातें समझ में आई? तो पीठासीन अधिकारी में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसी तरीके से राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इसी तरीके से जो विधानसभा है, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसी तरीके से यह विधान परिषद है जो इसी विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, ये जो समस्त पीठासीन अधिकारी हैं इन पर दल बदल नहीं काम करता है, क्योंकि यह जो पीठासीन का पद होता है यह निष्पक्ष होता है और अपने आप में तटस्थ होता है। चलें आगे। ये तो पहली कंडीशन थी दल बदल ना लगने की शर्त, और दूसरी कंडीशन को समझते हैं दल बदल ना लगने की शर्त। दूसरी कंडीशन है यदि 2/3 सदस्य, यदि किसी दल के 2/3 सदस्य कोई अपना दल बना लेते हैं या पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तब इन पर भी दल बदल नहीं लगता है। बातें समझ में आई? 2/3 जो सदस्य हैं या तो ये अपना दल बना लें या किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, इन पर भी दल बदल नहीं लगता है। बातें समझ में आई?
क्या यह मेरी बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं या नहीं? क्या मेरी इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए या नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए। चलिए अब आगे समझते हैं। एक कंडीशन, थर्ड कंडीशन आपकी यह है कि जब दल के द्वारा व्यक्ति को निष्कासित कर दिया जाए तब पर भी दल बदल नहीं लगता है। जैसे मैं स्वतः किसी पार्टी का त्याग करूंगा, स्वैच्छिक त्याग, तो दल बदल लगेगा। यदि हमें किसी पार्टी ने बाहर कर दिया तो दल बदल नहीं लगेगा। दल बदल ना लगने के साथ हमने क्या बताया, जो ये पीठासीन अधिकारी हैं ये इन पर दल बदल नहीं लगेगा। यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अपना दल बना लेते हैं या 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं तो इन पर भी दल बदल नहीं लगेगा, क्योंकि यदि पार्टी के 2/3 मेंबर अपना दल बना रहे हैं या किसी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब जिस पार्टी को छोड़ रहे हैं ना, वह पार्टी में ही कोई खराबी है, इसलिए ऐसा माना जाता है। तीसरी कंडीशन है, दल के द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति को निष्कासित कर दिया जाता है दल से, उस पर भी दल बदल नहीं लगता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई मेरे भाई? यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ है? यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब जो ये आपकी जो दल बदल लगेगा या नहीं लगेगा, इसका निर्णय कौन करेगा? तो दल बदल पर अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है। बातें समझ में आई या नहीं आई? बातें समझ में आई या नहीं आई? जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति पर दल बदल लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर निर्णय किसका होगा? स्पीकर का होगा, मतलब अध्यक्ष का होगा। समझ में आई बात? अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष का होगा, राज्यसभा में है तो सभापति का अंतिम निर्णय होगा। जैसे मान लीजिए यदि अंतिम निर्णय हमेशा अगर स्पीकर का होगा, तो स्पीकर भी तो किसी न किसी पार्टी का होता है। स्पीकर भी तो किसी न किसी पार्टी का सदस्य ही है, वह भी तो पक्षपात कर सकता है ना। इसीलिए एक केस आया था की हो तो होलोहन केस, होलोहन मामला 1992 में आया था। और जब होलोहन मामला 1992 में आया था तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई भी मामला दल बदल का मामला यदि मामला स्पीकर के पास लंबित है तो इसमें न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती। मेरे भाई, यह कहा गया कि जो दल बदल का प्रार्थना पत्र है या दल बदल का जो मामला है, यदि लोकसभा में या स्पीकर के पास लंबित है या प्रार्थना पत्र लंबित है, तो उसमें न्यायपालिका किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकती है। इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बातें समझ में आई? दूसरा डिसीजन था कि यह जो स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं होगा। मतलब यह है कि अभी तक दल बदल पे जो भी निर्णय स्पीकर का होता था वही अंतिम है, लेकिन कीहोतो होलोहन केस में क्या कहा गया? स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं होगा। इस पर न्यायिक
पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मतलब क्या है कि अब तक जो स्पीकर का निर्णय अंतिम था, अब स्पीकर का निर्णय अंतिम नहीं होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। अगली बात क्या है, यह जो न्यायिक पुनरावलोकन है, यह जो न्यायिक पुनरावलोकन है, यह न्यायिक पुनरावलोकन मूल ढांचा है। यह संविधान का मूल ढांचा है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का मूल ढांचा है। यह न्यायपालिका से छीना नहीं जा सकता है। यह न्यायपालिका के पास ही रहेगा क्योंकि संविधान का मूल ढांचा है। मेरे भाई, अनुसूची 10 दल बदल समझ में आया या नहीं आया? बहुत अच्छे से, बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। शायद मेरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। यह बातें यदि समझ में आई हो तो चैनल को ज़रूर आप लोग क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार का यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू क्लास।